बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गाज़ीज़ लॉ की सेकंड एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे, जिसमें हम एक प्लेन शीट है हमारे पास। हम उस प्लेन शीट के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस फील्ड की किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी को फाइंड करना चाहते हैं। तो मैंने अज्यूम किया है कि हमारे पास ये एक शीट है और इस शीट के ऊपर हमने चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि फ़र्ज़ करें कि इस शीट का एरिया है 20 मीटर स्क्वायर। तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि इसके हर मीटर स्क्वायर में जो चार्ज मौजूद है उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। फ़र्ज़ करें इस शीट के 1 मीटर स्क्वायर में मेरे पास 2 कूलम चार्ज स्टोर है। फॉर एग्जांपल ये 1 मीटर स्क्वायर है, तो इस शीट के हर पॉइंट पर कहीं पर भी अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर ले लूँ तो उस पर 2 कूलम चार्ज ही होना चाहिए। तो इस तरह से हम कहते हैं कि कोई भी शीट जो है वो यूनिफॉर्मली उस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब इस शीट को हम इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज क्यों कहते हैं? स्टूडेंट्स, इस शीट के अराउंड जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि वो पॉइंट ये वाला है, पॉइंट P। इस पॉइंट P का इस शीट से जो डिस्टेंस है वो इस शीट के साइज़ के मुकाबले में बहुत छोटा होता है। तो इस शीट का साइज़ इस पॉइंट के शीट से डिस्टेंस के मुकाबले में ज़्यादा होने की वजह से हम इस शीट को इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज कहते हैं। अब यहाँ पे आप एक नई टर्म सीखेंगे जिसे हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी, या जिसे हम कहते हैं एरियल चार्ज डेंसिटी, या हम इसे कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो स्टूडेंट्स, यूनिट एरिया पर जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो उसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो इसको मैं डिफाइन करूँगा चार्ज पर यूनिट एरिया, और इसको मैं लिखूँगा चार्ज हमारे पास है Q, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा एरिया A, और ये इक्वल होगा चार्ज डेंसिटी के या सरफेस चार्ज डेंसिटी के, या हम इसे एरियल चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। और एरियल चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा का यूनिट हमारे पास क्या होगा? चार्ज का यूनिट हमारे पास है कूलम और एरिया का यूनिट हमारे पास होता है मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास सिग्मा का यूनिट आ जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, इस शीट के अराउंड हमने ये एक पॉइंट P सिलेक्ट किया है जहाँ पर हम इस शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी को फाइंड करना चाहते हैं। तो हमने गाज़ीज़ लॉ की एप्लीकेशन में ये सीखा था कि गाज़ीज़ लॉ को अप्लाई कैसे करते हैं कि हम उस पॉइंट में से पास करने वाली एक क्लोज इमेजिनरी सरफेस लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो क्लोज इमेजिनरी सरफेस ली है वो एक सिलेंडर की फॉर्म में ली है। सिलेंडर की फॉर्म में क्यों ली है, ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जिसमें हमने सीखा था कि हम गाज़ीज़ लॉ को अप्लाई करने के लिए जो सरफेस लेते हैं वो गाज़ियन सरफेस होती है या नहीं होती, उसका हम पता करने के लिए कुछ चीज़ें उस पर चेक करते हैं। तो आप जो है वो लेक्चर सुनिएगा जिसमें हाउ टू अप्लाई गाज़ीज़ लॉ को डिस्कस किया गया है। तो हम जो है वो एक सिलेंड्रिकल गाज़ियन सरफेस लेते हैं और हम इस सिलेंड्रिकल गाज़ियन सरफेस में से पास करने वाला फ्लक्स फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये एक शीट है जिस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो अब पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस साइड पर ये होगी और इस साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये होगी। मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहता हूँ। तो मैं इस पॉइंट में से पास करने वाली एक सिलेंड्रिकल इमेजिनरी सरफेस लूँगा। तो फ़र्ज़ करें मेरे पास वो सिलेंड्रिकल इमेजिनरी सरफेस ये है। इस सिलेंड्रिकल इमेजिनरी सरफेस की यानी इस गाज़ियन सरफेस की 3 सब सरफेसेस हैं। एक सब सरफेस है ये वाली, एक सब सरफेस है ये कर्व वाली, और एक सब सरफेस हमारे पास ये वाली है। यानी 2 हमारे पास फ्लैट सब सरफेसेस हैं और एक ये कर्व है। अब गाज़ीज़ लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए पहले उस गाज़ियन सरफेस में से जो फ्लक्स पास कर रहा होता है उसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है वो होता है E डॉट A। इस फार्मूला को हम लिख सकते हैं
ई ए कॉज ऑफ थीटा, और ये एंगल थीटा वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान होता है। अब हम इस सिलेंड्रिकल सरफेस में से पास करने वाला फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो 3 सब सरफेसेस हैं हमारे पास, तो तीनों पर मैं ई ए कॉस थीटा वाला फार्मूला लगा दूंगा। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, ये वाली जो सब सरफेस है इसके केस में क्या होगा, ये वाली जो सब सरफेस है, इस सब सरफेस का वेक्टर एरिया ये होगा नॉर्मल टू द प्लेन, और शीट में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इस साइड पर वो भी इस डायरेक्शन में होंगी। ये देखें, वेक्टर एरिया भी इस डायरेक्शन में होगा और इस शीट पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में होगा। यानी कि हमारे पास ई भी इस डायरेक्शन में आ जाएगा और ई और ए के पैरेलल होने की वजह से इस सब सरफेस में से पास करने वाला फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा। यानी कि ई ए कॉस थीटा में ये थीटा जो है इसको मैं 0 डिग्री पुट कर दूंगा। अब इसी तरह हम ये वाली फ्लैट सरफेस की बात कर लेते हैं। तो ये है ये वाली साइड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को है और इस फ्लैट सरफेस का वेक्टर एरिया भी नॉर्मल है इसके। तो यहाँ पर हमारे पास वेक्टर एरिया ये आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी। तो ई और ए के पैरेलल होने की वजह से थीटा दोबारा 0 हो जाएगा, तो इस इक्वेशन में भी 0 पुट कर दूंगा। आगे हमारे पास ये ई ए कॉस थीटा जो है हम इस कर्व सरफेस के लिए चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इस कर्व सरफेस के केस में क्या होगा इसको ज़रा गौर से समझिएगा। हमारे पास ये है शीट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं इस डायरेक्शन में, और इस कर्व सरफेस का वेक्टर एरिया हमेशा इसके नॉर्मल होना है, यानी बाहर की तरफ होना है। अब हमारे पास किसी भी पॉइंट पर ये होगा वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया, कर्व सरफेस का वेक्टर एरिया, उन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैं इस कर्व सरफेस के लिए, ये वाली जो कर्व सरफेस है इसके लिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री आ जाएगी। तो cos 90 हमें पता है 0 होता है, तो जब ये cos 90 0 होगा तो इस पूरे फैक्टर को 0 कर देगा, तो ये वाला पूरा हमारे पास 0 हो जाएगा। cos 0 1, तो ई ए प्लस ई ए हमारे पास 2EA आ जाएगा। तो इस सिलेंड्रिकल गाजियन सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक है उसकी वैल्यू है 2EA। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं, उसके लिए हम गाजीज लॉ को अप्लाई करेंगे। तो गाजीज लॉ होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज। अब यहाँ पर ये टोटल चार्ज क्या होगा वो हम यहाँ से सरफेस चार्ज डेंसिटी से फाइंड करेंगे। हमें क्यू चाहिए तो हम ए को इधर ले जाकर सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा ए। ये क्यू की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया था 2EA 1/ε0 और क्यू की जगह पे सिग्मा ए आ जाएगा। यहाँ से ए और ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ई इज इक्वल आ जाएगा ई इक्वल्स सिग्मा ओवर 2/ε0। तो ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड होगी। हमें यह पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लिहाजा इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज़ करेंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर ही हर वेक्टर को डायरेक्शन देता है। तो यहाँ पे मैंने यूनिट वेक्टर को आर हैट से रिप्रेजेंट किया है। तो मैग्नीट्यूड आ गई सिग्मा ओवर 2/ε0 और ई को डायरेक्शन देने के लिए साथ में यूनिट वेक्टर आ गया आर हैट। इस आर हैट की डायरेक्शन क्या होगी? तो स्टूडेंट्स देखें, ये शीट है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हैं, तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में होगी। इस साइड पर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, इस साइड पर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी। यानी कि हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है वो दोनों केसेस में इस शीट के परपेंडिकुलर आना है, या इधर को या इधर को। तो मैंने लिखा है आर जो है वो नॉर्मल है शीट के। इस तरह से हम एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को गाजीज लॉ से फाइंड कर सकते हैं।